हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्तों महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और दोस्तों आज मैं पाँचों आ गया पॉलिटिकल साइंस के साथ, ठीक है, यानी वापस आ गया हूं। पॉलिटिकल साइंस की हमारी क्लास है दोस्तों, और इसमें हम देखने वाले हैं लघुत्रात्मक प्रश्न उत्तर। लघुत्रात्मक प्रश्न उत्तर देखने वाले दोस्तों 2 नंबर वाले प्रश्न देखने वाले हैं। बिल्कुल एक बार फटाफट क्लास में शेयर कर दो दोस्तों, फटाफट शेयर कर दो दोस्तों, शेयर कर दो। अब ये क्वेश्चन देखने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये है हमारी क्लास नंबर 9, 9वीं क्लास है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। तो बिल्कुल ये प्रमुख क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं। ये देखिएगा लघुत्रात्मक प्रश्न के अंदर इस तरीके से पॉइंट जो है वो आपको पूछे जाएंगे, ठीक है, पॉइंट पूछे जाएंगे। अब चलो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। थे लाइक करिए नहीं करियो, एक बार लाइक कर दो दोस्तों, फिर तो भूल जाओ, एक बार लाइक कर दो, फटाफट लाइक कर दो, लाइक, ठीक है, कर दियो लाइक। चलो सबसे पहला पॉइंट, रियो सम्मेलन जो है वो कब हुआ और इसमें कितने सदस्य थे? बताओ दोस्तों, बताओ, फटाफट बताओ, एक बार कमेंट में छापो। और मैंने देखा आप कमेंट में बातें बहुत करते हो, कमेंट में बातें ना करके आंसर बताइएगा। रियो सम्मेलन जो है वो कब हुआ था और इसमें कितने सदस्य थे? एक बार फटाफट बताओ दोस्तों, रियो सम्मेलन कब हुआ था और इसमें कितने सदस्य थे? बिल्कुल सही बताइए आप सभी ने, बिल्कुल बिल्कुल शाबाश जिन्होंने इसका आंसर दिया, बिल्कुल बहुत 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 बढ़िया, बिल्कुल। हाँ, रियो सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? 1992 में हुआ था। रियो सम्मेलन का दूसरा नाम है पृथ्वी सम्मेलन। रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन कब होता है? 1992 में होता है। और भाई बहुत होशियार हो आप तो, बिल्कुल आपने तो बता दिया कि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ, बहुत बहुत बढ़िया। रियो सम्मेलन कब हुआ? तो रियो सम्मेलन 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में। अब पूछा है कि इसमें कितने सदस्य थे, तो इसमें दोस्तों 170 सदस्य थे। कितने सदस्य थे दोस्तों? 170 सदस्य थे, और हजारों स्वयंसेवी संगठन थे, ठीक, हजारों स्वयंसेवी संगठन। तो पूछा जाए, रट्टा लगा लो दोस्तों, रट्टा लगा लो, रियो सम्मेलन कब हुआ, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 में, ठीक है। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ था ये शहर, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में। अब इसमें कितने सदस्य हैं? 170 सदस्य हैं, ठीक है, और हजारों स्वयंसेवी संगठन है। दूसरा क्वेश्चन, सीमित परमाणु परीक्षण संधि पर टिप्पणी लिखो। जो सीमित परमाणु परीक्षण संधि है वी पर टिप्पणी लिखनी दोस्तों, टिप्पणी, टिप्पणी लिखो दोस्तों, टिप्पणी। देखो टिप्पणी में लिखता हूं, देखो यहीं पर लिखते हैं। मैं बात किसकी कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं सीमित परमाणु परीक्षण संधि की। मैं लगा देता हूं सीमित परमाणु परीक्षण संधि, ठीक है, सीमित परमाणु परीक्षण संधि मैंने लगा दिया, ठीक है। अब थोड़े देखो शब्दों में मिस्टेक हो जाए तो फिर ऐसे मत कहना भाई ये आपने गलत लिख दिया। सीमित परमाणु परीक्षण संधि, पहला पॉइंट आप इसमें लिखेंगे कि ये सीमित परमाणु परीक्षण संधि कब हुई थी? तो 5 अगस्त 1963 को हुई थी। 5 अगस्त 1963 को सीमित परमाणु परीक्षण संधि हुई थी। कब लागू हुई थी? लागू हुई थी 10 अक्टूबर 1963 को। 10 अक्टूबर 1963 को लागू हुई थी। 10 अक्टूबर 1963 को सीमित परमाणु परीक्षण संधि लागू हुई थी। यह संधि कहां हुई थी? तो यह संधि हुई थी मॉस्को में। कहां हुई थी दोस्तों? मॉस्को में हुई थी। यह संधि कहां हुई थी? मॉस्को में। इसके अलावा दोस्तों आप लिखेंगे कि सीमित परमाणु परीक्षण संधि है, इस पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, यूएसए अमेरिका, यूएसएसआर सोवियत संघ रूस, इसके अलावा ब्रिटेन, ये देश दोस्तों किस पर हस्ताक्षर करते हैं? सीमित परमाणु परीक्षण संधि पर हस्ताक्षर करते हैं। आपको पूछा जाए कि दोस्तों जो सीमित परमाणु परीक्षण संधि है, ये जो संधि है इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे एलटीबीटी के नाम से जानते हैं दोस्तों, एलटीबीटी, एलटीबीटी, एलटीबीटी के नाम से किस संधि को जाना जाता है? तो सीमित परमाणु परीक्षण संधि को जाना जाता है। सीमित परमाणु परीक्षण संधि की बात कर रही हूं दोस्तों, सीमित परमाणु परीक्षण संधि की, रट्टा लगा लो दोस्तों, सीमित परमाणु परीक्षण संधि। ध्यान रखिएगा, सीमित परमाणु परीक्षण संधि वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष तथा परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि कौन सी है? तो सीमित परमाणु परीक्षण संधि। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष तथा पानी के अंदर, बाहरी अंतरिक्ष तथा पानी के अंदर परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि कौन सी है? तो सीमित परमाणु परीक्षण संधि है प्यारे मित्रों, ठीक है। अच्छे से याद कर लो दोस्तों,
एक एक को रट लो दोस्तों, ठीक है। पुष्पराज झुकेगा नहीं साला, एक एक को रट लेगा। तो ये प्रमुख आपको ध्यान रखनी है। सीमित परमाणु प्रेक्षण संधि से रिलेटेड प्रश्न आ जाए कि सीमित परमाणु प्रेक्षण संधि कब हुई, तो 5 अगस्त 1963 को हुई थी। लागू कब हुई थी? 10 अक्टूबर 1963 को लागू हुई थी। कहां हुई थी ये संधि? मॉस्को में हुई थी। कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? 3 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। कौन कौन से देश थे? अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन। इसके अलावा आपको पूछा जाए कि जो सीमित परमाणु प्रेक्षण संधि है, इसमें वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष तथा पानी के अंदर परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाती है। कौन सी संधि? सीमित परमाणु प्रेक्षण संधि। वाह यार, इतने याद है। बिल्कुल बिल्कुल, इससे रिलेटेड एक प्रश्न और पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछा जाएगा कि किस संधि का भारत ने विरोध किया था? तो परमाणु अप्रसार संधि का विरोध किया था भारत ने। क्यों किया था विरोध? क्योंकि दोस्तों परमाणु अप्रसार संधि क्या कह रही थी? परमाणु अप्रसार संधि, जिसे हम एनपीटी कहते हैं, कि परमाणु शक्ति संपन्न देश ही परमाणु का उपयोग करेंगे, आगे से कोई भी परमाणु का उपयोग नहीं करेगा। परमाणु शक्ति संपन्न देश ही परमाणु का उपयोग करेंगे, आगे से कोई परमाणु का उपयोग नहीं करेगा। यह संधि कह रही थी परमाणु अप्रसार संधि। तब भारत ने कहा ये संधि तो पागल हो गया कि मैं तो अभी भी आजाद हुआ है, भारत के मैं तो अभी आजाद हुआ, और आप तो ये संधि कह रही कि भाई परमाणु शक्ति संपन्न देश ही परमाणु का उपयोग करेंगे। तो भारत ने जो है परमाणु अप्रसार संधि का विरोध किया था, ठीक है। तो ध्यान रखना किस संधि का भारत ने विरोध किया था? तो परमाणु अप्रसार संधि का विरोध किया था। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। परमाणु अप्रसार संधि जो है वो कब हुई थी? 1968 में। तो ये प्रमुख आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहां पर ये क्वेश्चन था हमारा कौन सा भाई? दूसरा क्वेश्चन था सीमित परमाणु प्रेक्षण संधि वालों। दोस्तों बात आ रही ना समझ में? मैं थका लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको भी फर्ज बने एक बार शेयर कर दो फटाफट अपने दोस्तों के बीच जरूर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं बाहरी सुरक्षा के प्रमुख उपाय। बाहरी सुरक्षा के उपाय बताओ दोस्तों। बाहरी सुरक्षा के प्रमुख उपाय आपको पता होगा दोस्तों। सुरक्षा का अर्थ क्या होता है? खतरे से आजादी, ठीक है। सुरक्षा के तहत हम देखते हैं पारंपरिक और अपारंपरिक धारणा आती है। पारंपरिक धारणा में जैसे बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा। यहां पर पूछा क्या है? बाहरी सुरक्षा के प्रमुख उपाय पूछे हैं। और अगले शायद क्लास नंबर 8 या क्लास 7 के अंदर हमने लाए थे सुरक्षा के पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं। यहां पर है बाहरी सुरक्षा के प्रमुख उपाय। तो बाहरी सुरक्षा के प्रमुख उपाय आप लिख सकते हैं। सैन्य शक्ति को मजबूत बनाना, इसके अलावा युद्ध के लिए तैयारी रखना, शक्ति संतुलन बनाए रखना, इसके अलावा गठबंधन की नीति अपनाना। ये प्रमुख बाहरी सुरक्षा की क्या हो गई दोस्तों? प्रमुख 4 उपाय हो गए। सैन्य शक्ति मजबूत करना, युद्ध के लिए तैयारी रखना, गठबंधन की नीति अपनाना, इसके अलावा शक्ति संतुलन बनाए रखना, ठीक है। ये बाहरी सुरक्षा के प्रमुख उपाय हो गए, प्रमुख ध्यान रखने दोस्तों। आगे है ह्यूमन राइट वॉच। देखिएगा दोस्तों, ह्यूमन राइट वॉच क्या है भाई? ह्यूमन राइट वॉच बताओ क्या है ह्यूमन राइट वॉच? क्या है ह्यूमन राइट वॉच दोस्तों? ह्यूमन राइट वॉच सुनो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ह्यूमन राइट वॉच ये एक स्वयंसेवी संगठन है दोस्तों। क्या है? एक स्वयंसेवी संगठन है प्यारे मित्रों। ह्यूमन राइट वॉच ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है और ये अमेरिका का सबसे बड़ा संगठन है ह्यूमन राइट वॉच, ठीक है। ये मीडिया का ध्यान मानव अधिकारों के उल्लंघन की ओर खींचता है ह्यूमन राइट वॉच, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। यह मानवाधिकारों का ध्यान जो है मीडिया का जो ध्यान है वो मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर खींचता है, ठीक है। और यह अमेरिका का सबसे बड़ा संगठन है। यह बारूदी सुरंगों पर रोक लगाता है और बाल सैनिकों पर रोक लगाता है, ठीक है। तो यह प्रमुख आपको ध्यान रखना है। यह मानवाधिकारों के लिए काम करता है दोस्तों ह्यूमन राइट वॉच। किसके लिए काम करता है ह्यूमन राइट वॉच? तो अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है, यह मानवाधिकारों के लिए काम करता है, यह अमेरिका का सबसे बड़ा संगठन है, यह मीडिया का ध्यान मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर खींचता है और बारूदी सुरंगों और बाल सैनिकों पर यह रोक लगाता है। तो रट्टा लगा दोस्तों, ठीक है। यह प्रमुख आपको ध्यान रखना। अब आगे देखो, अगला है कि भारत को क्यों सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाए? दोस्तों बताओ, भारत को क्यों सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाए? आपको पूछा जाए कि जो सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं। टोटल कितना सदस्य हैं? 15 सदस्य हैं सुरक्षा परिषद में। बताओ दोस्तों, 15 सदस्य जी का मायनू 5 अलग सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्य हैं, 5 स्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्य जिनको वीटो पावर प्राप्त है। वीटो पावर 5 देशों को मिला हुआ है दोस्तों। कौन कौन
कौन से, ABCFR के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चीन, एफ से फ्रांस, आर से रूस। आप चले जाइएगा और बाहर से कोई आ जाएगा, ठीक है। तो 5 देशों को वीटो पावर जो है वो मिला हुआ है और 10 ऐसे सदस्य हैं जो प्रति आम सभा द्वारा चुने जाते हैं 2 वर्ष के लिए, ठीक है। तो ये भी प्रमुख आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर क्वेश्चन अलग है दोस्तों, लेकिन मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बोल रहा हूं ताकि आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार का कैसा भी क्वेश्चन आए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, ठीक है। मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर विश्वास करने थे आया हो तो मुकेश महेंद्र एजुकेशन भी था के लिए दोस्तों फुल मेहनत की रही, ठीक है। तो टेंशन क्यों ले रही है दोस्तों, शेयर कर दो एक बार फटाफट क्लास में शेयर कर दो दोस्तों फटाफट, ठीक है। आपके लिए मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। वीडियो पर वीडियो ला रही हूं और शेयर नहीं कर रही हो, आगे बात हो रही है, फटाफट शेयर कर दो। जिन्होंने लाइक नहीं किया तो लाइक ठपकार दो, ठीक है। चलो, तो ये प्रमुख आपको ध्यान रखना, भारत को क्यों सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाए। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पर सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं। अब यहां पर पूछा कि भारत को क्यों सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाए। तो दोस्तों, भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। क्यों बनाया जाना चाहिए, इसके पीछे क्या रीजन है। तो आप पहला पॉइंट लिखेंगे कि भारत की बड़ी आर्थिक और सैन्य ताकत है, ठीक है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं भारत की बड़ी आबादी है और संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में योगदान देता है भारत, ठीक है। और लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करता है। तो इस तरीकों पॉइंट टू पॉइंट लिख दिया तो नंबर पूरा मिल ही दोस्तों, कोई काटने वाला नहीं है, ठीक है। कोई भी काटने वाला नहीं है दोस्तों, मैं जो बता रहा हूं ऐसे लिख दोगे तो लिखना है, ऐसे ही लिखना है दोस्तों। अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो ये प्रमुख आपके सामने था, भारत को क्यों सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाए। तो भारत को स्थायी किसका, सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। क्यों बनाया जाना चाहिए, क्योंकि भारत आर्थिक बड़ी सैन्य ताकत है, भारत की विशाल आबादी है, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में योगदान देता है, लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करता है, इसलिए जो है भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। ये पॉइंट आप लिख देंगे तो नंबर मिलेंगे आपको, टेंशन क्यों लेते हैं प्यारे मित्रों। आगे देखो, सुरक्षा परिषद का कार्य बताओ दोस्तों। सुरक्षा परिषद का कार्य आखिर है क्या, सुरक्षा परिषद को कार्य का ही है। हमने देखिए सुरक्षा परिषद का मायने 5 स्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो सुरक्षा परिषद को कार्य बताओ, क्या ये सुरक्षा परिषद को कार्य। अरे दोस्तों, सुरक्षा परिषद को कार्य है सुरक्षा करना। सुरक्षा परिषद का कार्य क्या है, सुरक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखना, शांति भंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना, देशों के बीच शांति स्थापित करना, अनिवार्य निर्णय घोषित करना। ये प्रमुख दोस्तों सुरक्षा परिषद के कार्य हो गए। लघुत्रात्मक प्रश्न उत्तर के अंदर तो इतने लाइन लिख देगा तो काम चल जाएगा। 50 शब्दों में आंसर लिखना है, ठीक है। आ रही ना बात समझ में, आ रही ना सबके समझ में, आ रही बात समझ में, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सभी के समझ में आ रही है। देखो दोस्तों, सुरक्षा परिषद की मैं बात कर रही हूँ। सुरक्षा परिषद का कार्य है सुरक्षा बनाए रखना, सुरक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, शांति भंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना, देशों के बीच शांति स्थापित करना, अनिवार्य निर्णय घोषित करना। ये सब सुरक्षा परिषद के कार्य हो गया, ठीक है। आ रही बात समझ में, रट्टा लगा लो दोस्तों, रट्टा अच्छे से। देखते हैं आगे, ये पीलू सिंह वापस आ गया, मेरा पीलू सिंह आ गया, पीलू सिंह, ठीक है। पीलू सिंह वापस चला गया, चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। आखिर क्या ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है। तो आप लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन ये एक प्रकार की संस्था है जो विभिन्न देशों के लिए काम करती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक प्रकार की संस्था है जो विभिन्न देशों के लिए काम करती है। इसके सदस्य भी अधिक होते हैं और इनका कार्य क्षेत्र भी बहुत बड़ा होता है। हाँ जी, बिल्कुल हाँ जी, ठीक है। थोड़ा मारवाड़ी का शब्द यूज कर रही हूँ ताकि पल्ला पड़ रही नहीं पड़ रही है, सबके पल्ला पड़ती हुई, मन सब पत्ते होते राजस्थानी हो, सबके पल्ला पड़े, ठीक है। चलो, तो देखो अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन ये एक प्रकार की संस्था है जो विभिन्न देशों के लिए काम करती है। इसके सदस्य भी अधिक होते हैं, इनके कार्य क्षेत्र भी बहुत बड़ा होता है। अब देखो, प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या प्रश्न पूछा जाएगा, आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आप लिखेंगे प्यारे मित्रों, हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, और विश्व में कुछ समस्या ऐसी आ जाती है जिनका निपटारा कोई एक देश नहीं कर सकता। आपको पता होगा दोस्तों, आपको पता होगा ग्लोबल वार्मिंग, इसके अलावा आतंकवाद, ये किसी एक देश, ये इन समस्याओं से कोई एक देश झेल रहा है क्या। पूरा देश परेशान है, पूरा विश्व परेशान है, पूरा विश्व परेशान है, एक देश तो नहीं, पूरा विश्व परेशान है। आतंकवाद,
आतंकवाद से पूरा विश्व परेशान है कौन नहीं परेशान, ठीक है। आतंकवाद पूरे विश्व के लिए समस्या है। आतंकवाद देखो, अमेरिका इतनी बड़ी महाशक्ति है जो खुद को एक महाशक्ति मानती है, अमेरिका खुद आतंकवाद का शिकार हो चुकी है। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुआ था हमला। तो आतंकवाद खुद जो है वो जो है यानी अमेरिका जो खुद है वो आतंकवाद का शिकार हो चुका है। तो ये प्रमुख समस्या है। इस वजह से हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन ये एक प्रकार की संस्था है जो विश्व के विभिन्न देशों के लिए काम करती है। इसके सदस्य भी अधिक होते हैं, इनका कार्यक्षेत्र भी बड़ा होता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की हमें आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, और विश्व में कुछ समस्या ऐसी आ जाती है जिनका निपटारा कोई एक देश नहीं कर सकता, ऐसे में हमें इन संगठनों की जरूरत पड़ती है। परिभाषा इस तरीके से प्रमुख आपको ध्यान रखना दोस्तों। देखो, प्रश्न कैसे भी पूछा जाए तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ आप सुन रहे होंगे, मैं आपका रिविजन करवा रहा हूँ फटाटेदार तरीके से दोस्तों। मुझे पता है पूरे साल के अंदर आपने कुछ भी पढ़ा होगा, बुक तो आपकी क्लास में पढ़ाई होगी सर ने, ठीक है। तो आप रिवीजन चल रहा है, आपके फटाफट रिवीजन चल रहा है दोस्तों। मैं एक एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रट्टा लगा लो दोस्तों, रट्टा साला। आगे देखते हैं, भारत और भूटान के बीच संबंध बताओ। पूछो, भारत और भूटान के बीच संबंध बताओ, किस प्रकार के संबंध है भारत और भूटान के? तो आप लिखेंगे भारत और भूटान के संबंध बहुत अच्छे हैं, बहुत मधुर हैं, ठीक है। भारत और भूटान के संबंध देखो, भारत और भूटान के संबंध बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आगे भी अच्छे थे और आगे भी अच्छे होते रहेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे हैं, पहले भी अच्छे थे और अब भी होते रहेंगे। भारत और भूटान के संबंध बहुत अच्छे हैं, मधुर हैं, ठीक है। देखो, आप लिखेंगे कि भूटान ने, देखो भारत जो है वो भूटान की हमेशा सहायता करता आ रहा है। भारत भूटान की सहायता हमेशा करते आ रहा है, और भूटान ने भी अपनी जमीन का इस्तेमाल, ठीक है, भारत विरोधी तबकों में नहीं होने दिया, ठीक है। और भारत जो है जैसे भूटान की मदद कर रहा है, पनबिजली प्रोजेक्ट में मदद कर रहा है, ठीक है। वर्तमान में पनबिजली प्रोजेक्ट में मदद कर रहा है भारत। तो इस तरीके से यानी भारत ने हमेशा भूटान की सहायता की है, ठीक है। भूटान के विकास में सबसे ज्यादा जो अनुदान दिया है वो भारत ने दिया है, ठीक है। तो ये प्रमुख आप लिख सकते हैं, भारत और भूटान के संबंध, ठीक है, पहले भी अच्छे थे और आगे भी अच्छे रहेंगे। तो ये प्रमुख आप लिख सकते हैं, भारत और भूटान के बीच संबंध। इसके बाद है मंडल मुद्दा क्या है? का है भाई मंडल मुद्दों का ये मंडल मुद्दा क्या है? ये 1990 का मुद्दा है मंडल मुद्दा क्या है? तो ये 1990 का मुद्दा है मंडल मुद्दा। अब मंडल मुद्दा क्या है तो देखिएगा दोस्तों, ओबीसी वर्ग को, अन्य पिछड़े वर्ग को, ठीक है, ओबीसी वर्ग को मिले आरक्षण के समर्थक और विरोधियों के बीच चले विवाद को मंडल मुद्दा कहा जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही? अन्य पिछड़े वर्ग को मिले आरक्षण के समर्थक और विरोधियों के बीच चले विवाद को मंडल मुद्दा कहा जाता है। और मंडल जो मुद्दो है, एक मायने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 27% आरक्षण की बात कही गई है इस मुद्दे में, ठीक है। ओबीसी को 27% आरक्षण की बात कही गई है मंडल मुद्दा में। तो ये लिख सकते हैं दोस्तों, मंडल मुद्दा क्या है? तो ओबीसी वर्ग को मिले आरक्षण के समर्थक और विरोधियों के बीच चले विवाद को मंडल मुद्दा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, जन आंदोलन किसे कहते हैं? जन आंदोलन किसे कहते हैं? कोई दो जन आंदोलन के नाम बताओ। जन मीन्स जनता, जन मीन्स जनता, लोग, जन मीन्स क्या होता है? जनता, लोग, लोगों के द्वारा चलाए जाने वाले आंदोलन को जन आंदोलन कहते हैं। जनता के द्वारा चलाए जाने वाले आंदोलन को जन आंदोलन कहते हैं। जनता के द्वारा चलाए जाने वाले आंदोलन को क्या कहते हैं? जन आंदोलन कहते हैं। और किन्हीं दो जन आंदोलन के नाम बताने हैं तो आप लिख सकते हैं, जैसे चिपको आंदोलन, ठीक है, दलित पैंथर्स आंदोलन, कोई भी लिख सकते हैं। प्रमुख आंदोलन है वो जन आंदोलन ही है, ठीक है। जो जनता के द्वारा चलाए जाते हैं वो जन आंदोलन है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है रे भाईड़ो, इतना आसान तो क्वेश्चन कट्टे मिल नहीं सके। आगे देखो, शोक थेरेपी के को दो परिणाम बताओ। शोक थेरेपी क्या है? आघात पहुंचाकर उपचार करना, चोट पहुंचाकर उपचार करना, शोक थेरेपी। देखो, जब सोवियत संघ को पतन हो जाए तो साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण क्या कहलाया? शोक थेरेपी कहलाया। अब थेरेपी के तहत प्रमुख परिणाम क्या निकले? देखो, बदलाव तो प्रमुख किए गए शोक थेरेपी के तहत, जैसे सभी पूंजीवाद को अपना लेते हैं, ठीक है। और इसके तहत प्रमुख परिणाम क्या निकलते? ये पूछा कि शोक थेरेपी के परिणाम क्या निकले, तो पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था जो है वो तहस नहस हो जाती है दोस्तों। रूस का जो औद्योगिक ढांचा है वो भी चरमरा जाता है, जनता बर्बाद हो जाती है, 90% उद्योगों को औने पौने दामों में बेच दिया जाता है। तो इस शोक थेरेपी के तहत प्रमुख ये परिणाम निकले,
ठीक है, तो ये प्रमुख आपको लिखना दोस्तों मैंने जो बोला है। इसके बाद देखो आगे, केरल मॉडल क्या है? केरल मॉडल केरल में विकास और नियोजन के लिए जो मॉडल अपनाया गया उसे केरल मॉडल कहा जाता है। केरल में विकास और नियोजन के लिए जो मॉडल अपनाया गया उसे केरल मॉडल कहा गया। अब दोस्तों केरल मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद आदि पर जोर दिया गया है इस मॉडल के तहत। एक तो है केरल मॉडल और एक कौन से मॉडल है भाई, मुंबई प्लान वाला, वो भी जब नियोजित विकास की राजनीति से ये क्वेश्चन उठाया गया है। एक तो केरल मॉडल था, एक मुंबई प्लान है, वो दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। केरल मॉडल, हाँ एक तो केरल मॉडल था, केरल मॉडल, बॉम्बे प्लान, दोनों इंपॉर्टेंट है। बॉम्बे प्लान 1944 की घटना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1944 में बॉम्बे प्लान। इसके बाद देखिएगा सोशलिस्ट पार्टी, तो ये समझ में आ गया केरल मॉडल, केरल में विकास और नियोजन के लिए जो मॉडल अपनाया गया वो केरल मॉडल है। और इसके तहत जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, भूमि सुधार है, कारगर खाद आदि पर जोर दिया गया। आगे देखो सोशलिस्ट पार्टी कितने भागों में टूट गई थी? जो सोशलिस्ट पार्टी है वो कितना भागों में टूट गई? तो दोस्तों सोशलिस्ट पार्टी टूट गई 3 भागों में, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। कितना भागों में टूट गई? 3 भागों में, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, इस प्रकार से 3 भागों में टूट जाती है दोस्तों। कौन सी पार्टी? सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी की यदि मैं बात करता हूं तो सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक है आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव सोशलिस्ट पार्टी के क्या है? संस्थापक हैं। आपको पूछा जाए कि स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन है, तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक है सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 1959 में होती है। जनसंघ पार्टी के संस्थापक कौन है? जनसंघ पार्टी के तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। जनसंघ पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। रट्टा लगा लो दोस्तों, मैंने तो रट्टा लगा रखा है, ठीक है, तो आप भी रट्टा लगा लीजिएगा दोस्तों। देखो दोस्तों, तो ये मैंने प्रमुख जैसे लघुतरात्मक क्वेश्चन आपको बताए हैं। बिल्कुल आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मुझे पता है, मेरा तो सभी वीडियो इंटरेस्टिंग है, सबको अच्छा लगते हैं बिल्कुल। और अच्छा लग रही हो तो लाइक करो, और चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब करो। और कल मैं आपके साथ वापस बेहतरीन क्लास के साथ हाजिर होऊंगा। निबंधात्मक क्वेश्चन भी देखेंगे और दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न भी देखेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर जाना है, और चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब करना है दोस्तों, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। ओके।